हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ नाइन्थ के फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का पूरा डिस्कशन करेंगे। इसे आप सभी टेंथ के स्टूडेंट भी अच्छे से देखें ताकि आपको नंबर में पढ़ाए गए टॉपिक को अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। एक सप्ताह में एक दिन ऐसा ही करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का कोई भी एक टॉपिक को उठाएंगे और उसको पूरी डिटेल से पूरा शुरू से अंत तक डिस्कस करेंगे ताकि आप अगर नाइन्थ में कुछ कम भी पढ़े हैं तो उसका भरपाई यहाँ से आप कर लें। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है साउंड। साउंड होता क्या है समझते हैं। साउंड जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है, साउंड भी ऊर्जा है। ऊर्जा है जो कैसे उत्पन्न होती है, किसी वस्तु में कंपन के कारण उत्पन्न होती है और हमें कानों द्वारा सुनाई देती है। तो ध्वनि का कोई परिभाषा पूछेगा तो क्या है, तो ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है जो किसी वस्तु में कंपन के कारण उत्पन्न होती है और हमें सुनाई देने में मदद करती है। क्या लिखें, ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है जो किसी वस्तु में कंपन के कारण उत्पन्न होती है। कंपन के कारण उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती है। आगे देखिए, एक तरंग होता है। एक तरंग क्या होता है, तरंग के मतलब जिसमें जैसे मान लीजिए कोई चीज़ कंपन हुआ, तो कंपन हुआ तो एक कण इधर उधर नहीं गया, एक कण का इधर उधर गमन करना, गति करना, वो क्या कहलाता है, तरंग कहलाता है। तो समझिए, तरंग जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक यांत्रिक तरंग होता है, एक गैर यांत्रिक तरंग होता है। यांत्रिक तरंग किसको कहते हैं, वैसा तरंग जिसको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंग कहलाता है। गैर यांत्रिक तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, वैसा तरंग जिसको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ये निर्वात में भी जा सकता है, गमन कर सकता है। इसे कौन सी कहते हैं, गैर यांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग। तो पहले तरंग समझते हैं। तरंग क्या बोले, तरंग बोले कि मान लीजिए ये कोई धागा था, इसको हम कस के खींचे तो इसमें कंपन हुआ, ऐसे करके कंपन हुआ तो इसी को तरंग कहते हैं। इसमें क्या हुआ, कण जो है यहाँ यहीं रह गया। कण की ऊर्जा, जैसे कण यहाँ था, ये ऊर्जा कण की ऊर्जा को स्थानांतरित करता क्या होता है, तरंग जो होता है। यानी तरंग क्या हुआ, किसी माध्यम से होकर गुजरने वाले विक्षोभ, विक्षोभ माने जो हिल डोल रहा है उसको तरंग कहते हैं। यह क्या करता है, किसी भी कण की ऊर्जा को, जैसे यहाँ कण था, ये कण था तो ये इतना दूर हुआ, इस कण की ऊर्जा को यहाँ ऐसे किए तो इस कण की ऊर्जा को यहाँ ले गए, यहाँ ले गए। जो कण की ऊर्जा को क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तो तरंग की परिभाषा क्या होगी, किसी माध्यम का वह विक्षोभ, विक्षोभ का मतलब डिस्टरबेंस, विक्षोभ का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये हुआ, इसको टाने, इसको यहाँ से कस के टाने तो हिलने डोलने लगा ना, तो इसको डिस्टर्ब करती हैं, सीधा था डिस्टर्ब करती हैं। तो विक्षोभ किसी माध्यम का वो विक्षोभ जो कण की ऊर्जा को, कण की ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, दूसरे स्थान तक ले जाता है, तरंग कहलाता है। कोई भी तरंग पूछेगा तो तरंग का मतलब क्या हुआ, तरंग का मतलब विक्षोभ, विक्षोभ का मतलब डिस्टर्बेंस। जैसे इसको यहाँ छेड़े, इसको यहाँ टाने तो ये पूरा इधर उधर हिलने लगा, डिस्टर्ब, पूरा सीधा था डिस्टर्ब हो गया। तो डिस्टर्ब जो क्या कर रहा है, एक कण की ऊर्जा को, यहाँ कण की ऊर्जा को ऐसे आगे बढ़ा दिया, इस कण की ऊर्जा को आगे बढ़ा दिया, इस कण की ऊर्जा को, इस कण की ऊर्जा को यहाँ ऐसे करके ऐसे ऐसे कर रहा है।
इसको क्या कहेंगे? तरंग। तरंग क्या कहें? दो प्रकार का होता है। एक यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग इसको कहते हैं मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग। वैसा तरंग, वैसा तरंग जिसे संचरण के लिए, गमन के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, क्या कहलाता है? यांत्रिक तरंग कहलाता है, यांत्रिक तरंग कहलाता है। जैसे में यांत्रिक तरंग के जैसे में क्या क्या हो सकता है? ध्वनि। सोचिए, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं? जैसे हवा में बोलेंगे तो जा रहा है, निर्वात में ध्वनि बोलेंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचेगा। जैसे हम लोग सुने होंगे कि चंद्रमा पर ध्वनि सुनाई नहीं देती, क्यों? क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है, निर्वात है, निर्वात है तो ध्वनि सुनाई देने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि ये आंतरिक तरंग है। अगर गैर यांत्रिक तरंग रहता तो दिक्कत नहीं होती। दूसरा क्या है? दूसरा है गैर यांत्रिक तरंग। गैर यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं? तो वैसा तरंग जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वैसा तरंग जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाता है? गैर यांत्रिक तरंग कहलाता है। गैर यांत्रिक तरंग कहलाता है। जैसे में प्रकाश, यानी प्रकाश जो है अगर वायुमंडल है तो भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा, और निर्वात है फिर भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है तरंग। दो प्रकार से और बांटा गया है। अनुप्रस्थ तरंग एक है, अनुदैर्घ्य तरंग है। एक क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग। दूसरा क्या है? अनुप्रस्थ तरंग। समझिए, इसी का हिस्सा मान सकते हैं कि यांत्रिक तरंग को क्या कहा जाता है? अनुदैर्घ्य तरंग भी कहा जाता है। परिभाषा क्या है? वैसा तरंग जो सघन और विरल के रूप में, जैसे यहाँ बहुत ज़्यादा पास था, ये तरंग यहाँ ज़्यादा दूर दूर हो गया, फिर पास आ गया, फिर दूर दूर हो गया, तो इस प्रकार के गमन जो कोई भी तरंग करेगा तो उसको क्या कहेंगे? अनुदैर्घ्य तरंग। तो क्या परिभाषा लिखें? इसको सघन कहते हैं। जब पास चलता है तो उसको सघन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विरल। जब कोई तरंग सघन और विरल के रूप में गमन करती है तो उसे क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग। इस प्रकार का ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंग इसी प्रकार का है, जहाँ माध्यम जैसा मिलेगा वहाँ सघन और विरल के रूप में चलेगा। क्या कहें? वैसा तरंग जो सघन और विरल के रूप में गमन करती है अनुदैर्घ्य तरंग कहलाता है। अनुदैर्घ्य तरंग कहलाता है। जैसे में बताएं, ध्वनि क्या करता है? सघन और विरल के रूप में गमन करता है। अगला देखिए, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? जब कोई तरंग शीर्ष और गर्त के रूप में गति करता है। शीर्ष गर्त क्या होता है? ऐसे अगर कोई तरंग चल जा रहा है तो ऊपर वाला किसको शीर्ष बोलते हैं? क्या बोलते हैं? शीर्ष। नीचे वाला क्या बोलते हैं? नीचे वाला गर्त बोलते हैं। तो परिभाषा क्या हुआ? जब कोई तरंग शीर्ष और गर्त के रूप में गति करता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। प्रकाश इसी प्रकार का तरंग है।
जब कोई तरंग शीर्ष और गर्त के रूप में गति करता है तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। तरंग कहा जाता है। ठीक है, रोक पाए देंगे अच्छे से। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब क्या हुआ? ये हो गया शीर्ष, हो गया गर्त, हो गया शीर्ष, हो गया गर्त। इस प्रकार जो चलेगा उसको क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। अब समझिए अच्छे से। इसमें कुछ पद आते हैं, जैसे तरंगधर जाएंगे, आवृत्ति आएंगे, आयाम आएंगे, आवर्तकाल आएंगे, ये सब होता है। तो क्या होता है? बोला जाता है तरंगधर दो लगातार शीर्ष, ये शीर्ष है तो लगातार शीर्ष है, इसके बीच की दूरी को, दो लगातार शीर्ष या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। इसे लैम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। अगर तरंगदैर्घ्य का परिभाषा पूछेगा समझ जाइएगा। दो लगातार शीर्ष, ऊपर ब्लॉक को क्या कहते हैं? ऊपर ब्लॉक शीर्ष कहते हैं। नीचे ब्लॉक क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। नीचे ब्लॉक क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। तो दो लगातार शीर्षों या गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, एक कंपन पूरा करने में लगा समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपन है, यहाँ से यहाँ तक एक कंपन है, आधा कंपन ए वाला हुआ, आधा कंपन ए हुआ। जितना समय लगेगा उसको क्या कहेंगे? जितना समय यहाँ से यहाँ तक जाने में तरंग को लगा उसे क्या कहेंगे? आवर्तकाल कहेंगे। तो आवर्तकाल के परिभाषा समझ गए होंगे। एक कंपन में लगा समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। अब समझिए, अब देखते हैं। एक सेकंड में जितना बार कंपन करता है, जितना बार कंपन करता है उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में जितना बार कंपन करता है आवृत्ति कहलाता है। यानी प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। एक है आयाम, समझ लीजिए अच्छे से। आयाम क्या होता है? मान लीजिए कोई कंपन है, इसको यहाँ से, इसको ई ऊंचाई या ई ऊंचाई को आयाम कहते हैं। इसका मतलब क्या? ये बीच वाला स्थिति है, यहाँ से बीच वाला कौन है? ये स्थिति है। तो इसको कहते हैं मध्यम स्थिति। क्या बोलते हैं? मध्यम स्थिति। मध्यम स्थिति से ये सबसे ज़्यादा दूरी है, क्योंकि इसमें कम दूरी है, सब कम दूरी है। मध्यम स्थिति से महत्तम विस्थापन को क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। तो चारों परिभाषा एक बार समझ गए होंगे। दो लगातार शीर्षों गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। एक कंपन पूरा करने में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक सेकंड में जितना बार कंपन होती है उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। और मध्यम स्थिति से महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? यहाँ बात देते हैं। मध्यम स्थिति से महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम बोलते हैं। आयाम देख लीजिए, लिख लेते हैं एक बार अच्छे से। क्या बोले? तरंगदैर्घ्य दो लगातार शीर्षों और गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अगला क्या है? आवर्तकाल। आवर्तकाल किसे कहते हैं? तो बोले एक कंपन पूरा होने में लगा समय, कंपन को पूरा होने में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल कहते हैं। अगला क्या है? आवृत्ति। प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में जितना कंपन होता है उसे आवृत्ति कहते हैं। तो प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति कहते
इसका एसआई मात्रक भी होता है, क्या होता है इसका एसआई मात्रक हट जो होता है हटच HERTZ होता है, इसे Z से लिखा जाता है। इसका भी तरंगदैर्घ्य का भी एसआई मात्रक होता है, इसका एसआई मात्रक एंगस्ट्रम होता है, एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर, कभी कभी मीटर भी लिख देंगे, होता है। इसका मात्रक क्या होता है एंगस्ट्रम होता है, जिसका मान 10⁻⁻10 मीटर होता है। आवर्तकाल का ऐसा मात्रक क्या होगा सेकेंड, इसका आवर्तकाल में समय है, इसका एसआई मात्रक सेकेंड होता है, सेकेंड होता है। आवर्तकाल का ऐसा मात्रक पूछेगा सेकेंड, आवृत्ति का ऐसा मात्रक पूछेगा हर्ट्ज, और तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक पूछेगा तो एंगस्ट्रम। आयाम क्या बोले, मध्यम स्थिति से महत्तम विस्थापन, हमेशा याद रखिए ऐसे है, तो यहाँ से मध्यम स्थिति बीच वाला स्थिति हो गया, यहाँ महत्तम विस्थापन सबसे ज़्यादा, ये सब तो कम है, महत्तम में सबसे ज़्यादा विस्थापन। तो क्या बोले, किसी तरंग के मध्यम स्थिति से महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं, आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध देखना है, समझिए। आवृत्ति जैसे बोले कि मान लीजिए ये मेरा तरंग है, यहाँ तक इतना बड़ा मेरा तरंग है, यहाँ तक, यहाँ कितना हुआ आवृत्ति, कितना हुआ एक बार, आवृत्ति भी एक हुआ और हमारा आवर्तकाल भी कितना हुआ एक हुआ। उसके बाद बोले इतना बड़ा ही हमारा तरंग है, ये देखिए इतना बड़ा ही हमारा तरंग है, इसको आवृत्ति से बढ़ा देते हैं हम, 2 बार कर देते हैं। देखिए यहाँ जो समय लगा, समय इतना लगा, यहाँ जो समय लगा, समय इतना लगा, समय कितना लगा इतना। यहाँ आवृत्ति देखेंगे तो 1 है, यहाँ आवृत्ति देखेंगे तो 2 है, कैसे, एक कंपन हुआ तो एक आवृत्ति, यहाँ एक कंपन ये तो पूरा हुआ, एक कंपन ये पूरा हुआ, तो जितना कंपन उतना आवृत्ति, तो आवृत्ति 2। अब समझिए यहाँ आवृत्ति क्या है कम है, यहाँ आवृत्ति क्या है ज़्यादा है। यहाँ देखिए टाइम जो लगा है वो अधिक लगा है, यहाँ टाइम जो लगा है कम लगा है, यानी जब आवृत्ति कम था तो टाइम अधिक लगा, जब आवृत्ति अधिक था तो टाइम कम लगा। तो इसको बोलते हैं इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन मतलब टाइम पीरियड को T बोलते हैं, ये उल्टा होता है, उल्टा होता है माने 1/n होता है। T बराबर क्या होता है 1/n। T को क्या बोलते हैं आवर्तकाल बोलते हैं, आवर्तकाल, और n को क्या बोलते हैं, n को आवृत्ति बोलते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा फार्मूला, T बराबर 1 क्या होता है n होता है। अगला देखिए कहा है वेग तरंगदैर्घ्य आवृत्ति में संबंध बतावे। हम लोग जानते हैं वेग बराबर विस्थापन या दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। अब समझिए अच्छा से, कहें वेग को बोलते हैं v, दूरी, इसके लिए कोई भी तरंग के लिए दूरी को क्या बोलते हैं, 2 क्रमागत शीर्षों गर्तों के बीच की दूरी को क्या बोले लैम्डा। लैम्डा का मतलब क्या बोले तरंगदैर्घ्य, तो ये लैम्डा हुआ। समय को क्या बोले T। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v बराबर लैम्डा गुना 1/T, कोई दिक्कत नहीं, लैम्डा गुना 1 लैम्डा हो जाएगा बटा T। अब समझिए v बराबर लैम्डा 1/T का मान यहाँ से कितना है 1/T का मान कितना होगा, समझिए 1/n का मान, देखिए यहाँ से फार्मूला क्या लिखे, इधर इसको मिटाते हैं, उधर फार्मूला लिखते हैं। T बराबर कितना 1/n है, तो n T बराबर कितना होगा, n इंटू T बराबर कितना होगा 1। अगर हम n का मान निकालेंगे तो कितना होगा 1/T, और 1/T यहाँ मान रख देंगे, 1/T का मान कितना है n। तो v बराबर इसी को कहते हैं, एक फार्मूला होता है v बराबर n लैम्डा, v बराबर n लैम्डा। v क्या है वेग है, n क्या है आवृत्ति है, लैम्डा कौन सी है तरंगदैर्घ्य है। ये फार्मूला आता है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है एक
तरंग की आवृत्ति ज्ञात करिए। आवृत्ति को n बोलते हैं, ये ज्ञात करना है। यदि उसका वेग को v बोलते हैं, 8 गुने 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड है। और तरंगदैर्घ्य को क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं। लैम्डा का मान 2 गुने 10⁻³ मीटर है। तो कह रहा है वेग आवृत्ति बताना है। अभी फार्मूला पढ़ें, वेबरार क्या फार्मूला पढ़े हैं? वेबरार n लैम्डा। v का मान कितना है? v का मान 8 गुने 10⁻³ है। n का मान निकालना है, इंटू लैम्डा का मान कितना है? 2 गुने 10⁻³ है। इससे काटेंगे, n गुना में तो भागा में जाएगा। 8 गुने 10⁻³, 2 गुने 10⁻³ इससे ही कटेगा, इससे कटेगा, तो n बराबर कितना है? n बराबर 4 आया। 4 कौन सी है? n आवृत्ति है, तो n बराबर 4 हटा, ये हमारा आंसर हुआ। अगला देखिए टॉपिक क्या है? ध्वनि है। ध्वनि को 3 भागों में बांटा गया। एक कहते हैं अपसरब ध्वनि, दूसरा सरब ध्वनि, तीसरा प्रासरब ध्वनि। सरब ध्वनि जो होता है मनुष्य के लिए, मानव के लिए सरब ध्वनि, यानी सुन लें, योग ध्वनि को सरब ध्वनि कहते हैं। तो कितना होता है? 20 हर्ट्ज से अगर 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि है तो मानव उसे अच्छा आसानी से सुन सकता है। अपसरब ध्वनि यानी 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि, 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति को ध्वनि को क्या कहते हैं? अपसरब ध्वनि। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? प्रासरब ध्वनि। ध्यान रखिएगा, यह ध्वनि तो मानव सुनता है। प्रासरब ध्वनि जो होता है ये चमगादड़ सुनता है, चमगादड़ सुनता है। और जो अपसरब ध्वनि होता है ये बड़े बड़े जानवर, जैसे कुछ कुत्ता हो गया, घोड़ा हो गया, या हाथी सुनता है। कुत्ता, घोड़ा या हाथी सुनता है। तो एग्जाम्पल पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है अपसरब ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 से कम। प्रासरब ध्वनि 20,000 से अधिक, और सरब ध्वनि के 20 से 20,000। परिभाषा भी लिख सकते हैं, लिख ही देते हैं। देखिए पहला क्या है? अपसरब ध्वनि वैसा ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज से कम हो, अपसरब ध्वनि कहलाती है। अपसरब ध्वनि कहलाती है। इसे कौन कौन सुनता है? एग्जाम्पल ले सकते हैं। इस ध्वनि को सुनने कुत्ता, हाथी या घोड़ा द्वारा सुना जाता है। दूसरा क्या है? सरब ध्वनि। सरब ध्वनि वैसा ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, सरब ध्वनि कहलाता है। सरब ध्वनि कहलाता है। ऐसा कौन सुनता है? मनुष्य सुनता है। तीसरा प्रासरब ध्वनि। प्रासरब ध्वनि वैसा ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, प्रासरब ध्वनि कहलाता है। प्रासरब ध्वनि कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है मैक नंबर। क्या होती है समझते हैं अच्छे से। जब किसी भी वस्तु का वेग जो होता है ध्वनि के वेग से अधिक होता है, कितना गुना होगा? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना,
तो उसे मैक नंबर कहा जाता है। मान लीजिए 3 गुना है तो मैक नंबर कितना होगा? 3। क्या बोले? जब किसी पिंड का वेग, पिंड यानी वस्तु का वेग, मान लीजिए कोई हवाई जहाज का वेग है तो ध्वनि के वेग से मान लीजिए 2 गुना है, यानी 340 के आसपास ध्वनि का वेग है और कोई 680 रहा तो ही मैक नंबर कितना है? 2। जब किसी पिंड का वेग ध्वनि का वेग से जितना गुना होता है, ध्वनि के वेग का जितना गुना होता है उसे मैक कहा जाता है या मैक नंबर कहा जाता है। मैक या मैक नंबर कहा जाता है। मैक नंबर कहा जाता है। जैसे पूछेगा कोई भी 340 के आसपास ध्वनि का वेग है, जैसे कह देगा हमारा जो है 1020, कितना है? 1020 की स्पीड से एक हवाई जहाज उड़ रही है, उसका मैक नंबर बतावे। तो ये 20 है 340 का कितना गुना है? लगभग 3 गुना है। तो आंसर कितना होगा? मैक नंबर हमारा 3 है। प्रतिध्वनि क्या होती है? प्रतिध्वनि जब ध्वनि किसी सतह से टकराकर पुनः सुनाई देती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। इसके लिए कम से कम ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का अंतर जो होना चाहिए 0.1 सेकेंड होना चाहिए, तभी हमको सुनाई देगी, अन्यथा ये ध्वनि हमको सुनाई नहीं देगी। तो ध्वनि और प्रतिध्वनि का अंतर कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड। इसीलिए कहते हैं, देखिए लगभग ध्वनि का वेग कितना है? 340। अगर 340 1 सेकेंड में ध्वनि जा रहा है, 1 सेकेंड में जा रहा है, अगर 0.1 सेकेंड लगाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग के पास कोई भी ध्वनि 0.1 सेकेंड के लिए रहती है, तो 0.1 मैंने 10 से भागा देंगे तो 34 आएगा। तो 34 का मतलब 34 मीटर की दूरी अगर ध्वनि ट्रेवल करेंगे तो हमें सही रूप से सुनाई देगी, इससे कम नहीं सुनाई देगी क्योंकि जल्दी आ जाएगी। तो 34 मीटर ट्रेवल करना हमने प्रतिध्वनि, जाना आना दोनों हो गया 34 मीटर, तो इसलिए 2 से भाग देंगे। खाली जो सतह के बीच के परिवर्तित सतह जो परिवर्तन होगा जहाँ से ध्वनि का, उसके बीच की दूरी कितना होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए, तो हमें सुनाई देगी। इससे अधिक रहेगी तो हमें सुनाई देगी, इससे कम रहेगी तो नहीं सुनाई देगी। कभी कभी देखते हैं कि बहुत जल्दी जो बोलता है उसकी बातें नहीं सुनाई देती है, समझ नहीं आती है, तो उसका कारण क्या है? जल्दी आ रहा है। 0.1 सेकेंड से जब कम पर कोई भी आवाज़ आपके कानों तक आएगी तो नहीं सुनाई देगी। इसी को कहते हैं, जब नहीं सुनाई देती है, अनुरणन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुरणन। जब प्रतिध्वनि 0.1 सेकेंड से पहले हमारी कानों तक आती है तो सुनाई नहीं देती है, तो उसे क्या कहते हैं? हम अनुरणन कहते हैं। चलिए दोनों लिख लेते हैं अच्छे से। प्रतिध्वनि जब ध्वनि किसी सतह से टकराकर, जब ध्वनि किसी सतह से टकराकर पुनः सुनाई देती है तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि कहते हैं। इसके लिए कहते हैं स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए परावर्तक सतह जो होना चाहिए, परावर्तक सतह यानी ध्वनि जहाँ से लौट रही है, कम से कम 17 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। 17 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। चलिए अगला देखिए, अनुरण क्या होता है। जब प्रतिध्वनि, हम जानते हैं क्या बोले भी, जब प्रतिध्वनि हमारे दिमाग में कोई ध्वनि कितना सेकंड आता है? 0.1 सेकंड। अगर इतना से ज़्यादा अंतराल पर ध्वनि आएगा तो उसे हम समझ पाएंगे, अन्यथा इससे कम समय पर आएगा तो इसे हम समझ ही नहीं पाएंगे।
तो उस समय क्या होगा, उस भाषा को, उस ध्वनि को समझने में दिक्कत होगी, जिसे क्या कहेंगे, अनुरण कहेंगे। जब प्रतिध्वनि 0.1 सेकेंड से कम समय पर सुनाई आएगी तो सुनाई नहीं देगी, स्पष्ट सुनाई नहीं दे तो स्पष्ट सुनाई नहीं देगी, जिसे क्या कहे, जिसे अनुरण कहा जाता है, अगला क्या है, अगला टॉपिक है, कह रहा है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या होगी। तो याद रखिएगा, ध्वनि की चाल जो है ठोस में सबसे अधिक होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद कहाँ होती है, गैस में होती है। जैसे पूछ देगा ध्वनि की चाल निम्न में किस में अधिक है, तो देखना है ठोस। जैसे क्वेश्चन बना लेते हैं, निम्न में किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक है, पहला ऑप्शन ए जल, बी वायु, सी ऑक्सीजन, डी इस्पात। देखिए अभी पढ़ें क्या, सबसे अधिक किस में होगा, ठोस, उसके बाद गैस, उसके बाद द्रव। सबसे अधिक ही पूछ रहा है, यानी ठोस निकालना पड़ेगा। ठोस कौन है, जल, द्रव है, वायु, गैस है, इस्पात क्या है, ठोस है। तो इस्पात हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, तापमान से ध्वनि की चाल पर प्रभाव। तापमान अगर बढ़ेगा, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती है, ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा 10 डिग्री तापमान पर ज़्यादा ध्वनि की चाल होगी 15 डिग्री, तो ज़्यादा जो टेम्परेचर रहेगा उस पर ज़्यादा होगा, यानी 15 डिग्री पर ध्वनि की चाल ज़्यादा होगी। जैसे देखिए कि 0 डिग्री के आसपास पर ध्वनि की चाल 331 मीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन 22 डिग्री के आसपास ये ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड होती है। देख रहे हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ गई। ध्वनि का परावर्तन का मतलब क्या है, ध्वनि किसी सतह से टकराकर जब परावर्तित होती है तो उसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। प्रतिध्वनि में क्या लिखा दिए, टकराकर सुनाई देती है तो प्रतिध्वनि कहते हैं। हाँ, वो ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। परावर्तन का मतलब टकरा कर जाती है तो उसे, जब ध्वनि किसी सतह से टकराकर लौटती है तो उसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई सतह है जिस पर ध्वनि गया, यहाँ से क्या हुआ, लौट गया, इसको क्या कहें, ध्वनि का, इसको आपतित ध्वनि कहेंगे, इसको परावर्तित ध्वनि कहेंगे। इससे क्या, आप आने वाली ध्वनि को आपतित ध्वनि और लौटने वाली ध्वनि को परावर्तित ध्वनि कहेंगे। बस इतना ही हमारा ध्वनि का पूरा टॉपिक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। देख लेते हैं कि एक बंदूक को पहाड़ से कुछ दूरी पर
छोड़ा जाता है, छोड़ा जाता है। गोली की प्रतिध्वनि 4 सेकंड बाद सुनाई देती है, 4 सेकंड बाद सुनाई देती है। तो पहाड़ की दूरी बताओ, पहाड़ की दूरी बतावे। देखिए कैसे बनेगा, क्या बोले, क्वेश्चन बोला एक बंदूक को छोड़ा जाता है, मान लीजिए बंदूक है जिसे छोड़ा जा रहा है, एक पहाड़ है कुछ दूरी पर, क्या बोला, एक पहाड़ है, ठीक है। और क्या है, गोली की प्रतिध्वनि 4 सेकंड यहाँ से जाती है, प्रतिध्वनि का मतलब जा भी रही है आवाज़, आ भी रही है। कितना सेकंड लगा यहाँ तक जाने आने में, 4 सेकंड लगा। 4 सेकंड का मतलब 4 सेकंड जाने आने में लगा, इसका मतलब 2 सेकंड जाने का लगा होगा, 2 सेकंड कितना क्या लगेगा, आने का लगा होगा। तो कह रहा है दूरी, तो दूरी का फार्मूला जानते हैं, 4 गुना समय। दूरी का फार्मूला कितना है, 4। और ध्वनि का चाल हमेशा याद रखिएगा 340 मीटर पर सेकंड। इसी को पुट कीजिएगा, कितना 340 मीटर पर सेकंड। तो 340 मीटर पर सेकंड और जाने में लगा समय 2 सेकंड है, तो कितना होगा, 680 मीटर की दूरी पर यह पहाड़ होगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन दे देते हैं, आप उसका आंसर कमेंट में दे दीजिएगा। एक बंदूक को पहाड़ से कुछ दूरी से छोड़ा जाता है, एक बंदूक को पहाड़ से कुछ दूरी से छोड़ा जाता है। इसकी प्रतिध्वनि 6 सेकंड बाद सुनाई देती है, 6 सेकंड बाद सुनाई देती है। तो पहाड़ की दूरी बताओ, पहाड़ की दूरी बतावे। ये आपका पूरा ध्वनि खत्म हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस क्लास। थैंक यू। अगर यह क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और लोगों को अधिक से अधिक बताएं, ताकि उन्हें भी इस क्लास से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। इसी प्रकार जिस भी टॉपिक को बोलिएगा उसका रिवीजन हम कराते रहेंगे और इसका आंसर कमेंट में देना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। थैंक यू।